नमस्कार दोस्तों। ESP क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग फिर से एक बार हाजिर हैं मैथ के साथ। तो आज मैथ का चौथा अध्याय चलने का। 3 अध्याय तक हम लोग पढ़ चुके हैं और जो कि चौथा अध्याय आज से स्टार्ट होगा। तो ये जो चौथा अध्याय है दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपको पढ़ना है प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणा। ये चीज आपको पढ़ना है। तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं जो कि आपका सजाती और विजाती से रिलेटेड था, कि सजाती तथा विजाती व्यंजकों का बोध तथा इन पर जोड़ घटाव, ये चीजें थी। तो इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हम लोग यही देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग सजाती विजाती के कई क्वेश्चन भी कर लिए थे, उस पे जितने रिलेटेड थे सारे क्वेश्चन हो गए थे। कुछ क्वेश्चन आपको प्रोवाइड भी करा दिया गया था कि आप उसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये चीजें हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणा। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि जैसे देखिए ये है प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणा। ये चीज है कंसेप्ट ऑफ नेचुरल होल इंटीग्रेट्स एंड रेडिशनल नंबर्स। ये चीज पढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए इसमें जो ये चौथा अध्याय है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे क्वेश्चन काफी बनता है और ये बेसिक चीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे जो भी चैप्टर मिलेगा आपका इससे रिलेटेड रहेगा, इसलिए आपको इसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है और गंभीरता के साथ। तो हम लोग देखिए इसमें पढ़ेंगे क्या, उस चीज के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि ये जो इसमें हम पढ़ेंगे, इसमें मुख्यतः आपको कुछ नेचुरल नंबर वगैरह है कि आपका सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे नंबर सिस्टम क्या है, जैसे संख्या पद्धति क्या है। एक मिनट। इसमें संख्या पद्धति देखिए थोड़ा सा देखिए, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति देखिए, संख्या पद्धति में क्या होता है कि सबसे पहले में इसमें ये हो जाएगा, संख्या पद्धति में कई चीजें आ जाएंगी। उसमें हम संख्या पढ़ लेंगे, संख्यांक पढ़ लेंगे, प्राकृतिक संख्या पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले हमारा ये होता है कि संख्या पद्धति क्या होता है। तो संख्या पद्धति में होता है अंकों से संबंधित जो भी संख्याओं की जानकारी हमको प्राप्त होती है, यानी अंकों से संबंधित संबंधित जो जानकारी प्राप्त होती है, वही संख्या पद्धति होती है। वही संख्या पद्धति होती है। ठीक, यही हमारी संख्या पद्धति होती है। तो अब ये संख्या पद्धति तो हमको जो अंकों से जानकारी प्राप्त होती है वो हमारी संख्या पद्धति हो जाती है। अब इस संख्या पद्धति में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे इस संख्या पद्धति में हमारी कई चीजें आ जाती हैं। जैसे ये हुआ, मान लिया ऐसे ही एक हमारा संख्या हो गया, एक हो जाता है संख्या आ जाती है, संख्या हो जाती है। और दूसरी हमारी मुख्यतः संख्यांक हो जाती है, संख्यांक। इसको नंबर बोलते हैं, इसको नंबर बोलते हैं, और इसको हम न्यूमेरिकल्स बोलते हैं, न्यूमेरल्स बोलते हैं इसको हम। ठीक, ये हमारा न्यूमेरल्स हो जाता है और ये हमारा नंबर हो जाता है। ठीक, इसी चीज को हम पढ़ेंगे। अब वही चीज आपको देखिए यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए इसमें सबसे पहले लिखा है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। अंकों से संबंधित संख्याओं की जानकारी को संख्या पद्धति कहते हैं। यानी अंकों से संबंधित जो भी जितनी भी आपको जानकारियां प्राप्त होंगी वो सब संख्या पद्धति के अंतर्गत आएगी। जैसे इसमें आपको
कई चीजें मिल जाएंगी। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर मिल जाएगी, जो कि वो भी हमको दर्शाती है, हमारा ये नंबर सिस्टम से संबंधित है। नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, है ना, और इंटीगर्स नंबर हो गया, यानी पूर्णांक संख्याएं हो गई हैं। ये सब सारी चीजें जो भी हमारी होंगी, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, और प्राइम नंबर जो कि अभाज्य संख्या होता है, प्राइम नंबर हो गया, भाज्य संख्या हो गया, सह संख्या हो गई। ये सब सारी चीजें आपको संख्या पद्धति के सिस्टम के अंतर्गत सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के बेस पे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है। उसमें ऑब्जेक्टिव में दे देगा कि निम्नलिखित में से भाज्य संख्याएं हैं, या निम्नलिखित में से सबसे छोटी भाज्य संख्या है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं हैं, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्याएं हैं। ऑब्जेक्टिव में 100% है कि इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन बनता है। इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव से, इसलिए आप इसको बड़ी ही ध्यान से और गंभीरता के साथ पढ़िएगा, जिससे कि दिक्कत ना हो, क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले नंबर सिस्टम की बात कर लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग करते चलते हैं। तो संख्या पद्धति में नंबर सिस्टम में क्या होता है, अंकों से संबंधित, यहाँ है अंकों से संबंधित संख्याओं की जानकारी को संख्या पद्धति कहते हैं। अंकों से संबंधित जो भी संख्या होंगी, उनकी जो हमको जानकारी प्राप्त होगा, उसको हम संख्या पद्धति कहेंगे। इसमें दो चीजों का होना अति आवश्यक है, जो कि पहला क्या है, संख्या है। संख्या क्या होता है, कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है, उसे संख्या कहते हैं। यानी जैसे ये कोई सर्कल ही है, हम इसको गिन ले, 1, 2, 3, 4। तो मान लीजिए कोई हमारी 4 वस्तु है, क्या है ये, 4 वस्तु है। बस यही इतनी ही ध्यान देना है कि कितनी संख्याएं हैं, या कितनी वस्तुएं हैं, या कितनी भी चीजें हैं, वो हमारी क्या होगी, संख्या होगी। अभी इसको लिखना नहीं है कि ये हमारे 4 है, ये नहीं लिखना है। ये संख्या नहीं होगी, संख्या बस इतना जानकारी हमको देती है कि कितनी संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं का जो बोध होता है, वही हमारा संख्या हो जाती है। इस चीज को ध्यान रखना है। तो हमारे इसमें सर्कल हमने गिन लिया, 1, 2, 3, 4, या सपोज दैट कोई भी ऐसी चीजें है, या ट्रायंगल ले लीजिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। तो हम इसमें कहेंगे इसकी, इसमें कितने ट्रायंगल हैं, इसमें 7 ट्रायंगल है, यानी 7 त्रिभुज है। जब 7 त्रिभुज है, तो बस इतनी जो हम 7 बोले हैं, यही हमारी संख्या है। इसी को दर्शा रहा है कि कितनी ये है, 7 हैं। तो यही हमारी क्या हो जाती है, संख्या हो जाती है। अब देखिए दूसरा आता है संख्यांक। न्यूमेरल्स में क्या होता है, संख्यांक में क्या होता है, संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं, उन्हें संख्यांक कहते हैं। संख्याओं को, यहाँ थोड़ा सही कर लीजिएगा, संख्याओं को, संख्याओं को जिन जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं, उन्हें संख्यांक कहते हैं। जैसे अभी हम ऊपर में क्या पढ़े हैं, ऊपर हम यही पढ़े हैं ना, कि इसमें कितने सर्कल थे, 4 थे। अभी उसमें 4 सर्कल थे, केवल 4 पता था, 1, 2, 3, 4, ये 4 पता था। लेकिन जब हम उसी को 4 को ऐसे लिख देंगे, तो हो जाएगा, ये हमारी क्या हो गई, ये संख्यांक हो गई। अब हम इसको प्रदर्शित कर दिए, कि जितनी संख्या थी उससे हम इसको क्या कर दिए, प्रदर्शित कर दिए। ऐसे ही जो हमारा ट्रायंगल था, ये यहाँ पे जो ट्रायंगल था, त्रिभुज था, ये ट्रायंगल में हम कितने काउंट कर लीजिए, एक, तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो कितना हुआ इसमें, त्रिभुज कितने थे, 7। तो इसी को जो हम ये लिख रहे हैं, 4 लिख रहे हैं, 7 लिख रहे हैं, यही हमारी क्या है, संख्यांक है। इसी को हम क्या बोलेंगे, ये हमारा संख्यांक हो गया। तो ये हमारा न्यूमेरल्स हो जाता है। इस संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं, उन्हें संख्यांक कहते हैं। तो ये हमारी संख्यांक हुई। तो बस यही संख्या और संख्यांक में यही अंतर है। इसी चीज को आपको ध्यान रखना है कि संख्या और संकेतांक में क्या है, संख्यांक में क्या है, सॉरी, संख्यांक में क्या है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहाँ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से लिख दिया गया है, समझा दिया गया है कि कैसे संख्या और संख्यांक में क्या डिफरेंस है, किसे कहते हैं, ये चीजें बता दी गई हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम देखते हैं। अब आता है नेचुरल नंबर आता है। अब हमारा नेचुरल नंबर हो जाता है। तो नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या जैसा कि आप लोग क्लास 5 में ही पढ़ लिए होंगे, 4 5 में ही पढ़ लिए होंगे, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, बिल्कुल बेसिक है। बिल्कुल बेसिक है, इसमें कोई एडवांस अभी नहीं चल रहा है, सारी चीजें बेसिक हैं।
तो प्राकृतिक संख्या में क्या होता है, नेचुरल नंबर में गिनने के लिए प्रयुक्त होने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। जैसे जो हमको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 इन्फिनाइट तक जो काउंट करते हैं वही हमारा नेचुरल नंबर हो जाता है। जैसा एग्जाम्पल में यहाँ बताया भी गया है कि 1 2 3 4 5 सभी गणन संख्याएं, यानी सभी काउंटिंग करने वाली जो संख्याएं होती है वो हमारी क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ये चीजें हैं। अब प्राकृतिक संख्या के कुछ फैक्ट हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि यहाँ से क्वेश्चन बनता हुआ है कि अब उसको हमने नोट पॉइंट करके लिख दिया है, जिससे आपको इस पे ध्यान देना है। ये जो नोट पॉइंट है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमारा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, इस चीज को ध्यान रखिएगा। वीआईपी है ये। नोट पॉइंट में जो लिखा है, तो लिखा है शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। इस चीज का ध्यान रखना, शून्य कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि इसलिए नहीं है कि शून्य अपने आप में कंप्लीट है, यानी शून्य जो होता है ये हमारा नेचुरल नंबर ना होकर के पूर्ण संख्या आता है। अभी आगे आपको पूर्ण संख्याएं बताई जाएंगी, तो उसमें ध्यान देना होगा कि अब इस चीज में ये ध्यान रखिए कि शून्य जो है हमारी, ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट है, प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट है। एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, ये हमारी क्या है, दोस्तों प्राकृतिक संख्या है। तो चलिए, दूसरा क्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है। बच्चे यही गलती कर जाते हैं, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ऑप्शन में पहला ऑप्शन दिया रहेगा, जीरो होगा, एक होगा, दो होगा, चार होगा, ऐसे कुछ समथिंग करके दिया रहेगा, या इन्फिनाइट भी दे देगा, चार ना दे करके इन्फिनाइट दे दिया। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी क्या हो जाती है, एक होती है। जीरो नहीं, जीरो हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं है। जीरो हमारा होल नंबर में आता है, पूर्ण संख्या में आता है। इसलिए सबसे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। जैसे सबसे बड़ी अभाज्य संख्या नहीं होती है, वैसे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है। इस चीज को मुझे ध्यानपूर्वक समझिएगा। फिर आगे लिखा है, क्योंकि अगली संख्या उससे भी बड़ी होती है। बिल्कुल, अगली संख्या नहीं, संख्या कभी खत्म नहीं होगी, वो काउंट करते चले जाइए, आती चली जाएगी, आती चली जाएगी। तो सबसे जो छोटी प्राकृतिक संख्या है वो हमारी एक ही है, बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब आता है ये हमारे प्राकृतिक संख्या हो गया, अब हो गया होल नंबर, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होता है, अभी हम जो बात कर रहे थे जीरो की, अब यहाँ पे मेन रोल जीरो का आ गया। वहां से अब ये चला आया यहाँ। जीरो इतना छोटी नहीं है, क्योंकि हम लोग जब क्लास 5 में पढ़ते हैं, बेसिक बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वहाँ एक होता है शून्य की अवधारणा, क्योंकि उसमें बच्चों को समझाया जाता है कि बाल विकास वगैरह आप लोग पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ सबसे बड़ा होता है शून्य की अवधारणा। यानी जो बच्चे को पढ़ाया जाता है, सबसे पहले शून्य की अवधारणा उसको गणित में सबसे पहले शून्य की अवधारणा ही बच्चों को बताया जाएगा। क्योंकि जब तक बच्चा शून्य की अवधारणा को नहीं समझेगा, तब तक ना तो वो जोड़ कर पाएगा, ना तो गुणा कर पाएगा, ना ही घटाना, ना भाग। तो इसलिए सबसे बेसिक चीज होती है शून्य की अवधारणा। तो शून्य का कितना बड़ा रोल है, यहाँ से आप समझ सकते हैं कि शून्य जो है प्राकृतिक संख्या में नहीं आया। शून्य आपका प्राकृतिक संख्या में नहीं आया, तो शून्य का कितना बड़ा रोल है आप ये देखिए। क्योंकि संख्याएं हमारी जो होती हैं, 0 से 9 तक में सारी संख्या बन जाती है। जितनी भी संख्या आपको बनाना है, 0 to 9 तक में ही बन जाती है सारी संख्या। तो ये चीजें कक्षा 5 में बच्चों को बेसिक चीजें में, सॉरी कक्षा 5 करें, कक्षा 1 2 में बेसिक चीजें में ही पढ़ा दिया जाता है शून्य की अवधारणा। सबसे पहले बच्चों को शून्य की अवधारणा ही पढ़ाया जाएगा। बच्चे को समझाया जाएगा कि शून्य क्या है, शून्य की कितनी वैल्यू है। शून्य को हम आगे लगा देंगे तब क्या हो जाएगा, शून्य को पीछे लगा देंगे तब क्या हो जाएगा। इस चीज को बताने से बच्चा समझ जाता है कि शून्य की कितनी वैल्यू है, शून्य को कैसे लगाया जाए, शून्य को कहाँ कैसे उसको रखा जाए, जिससे हमारी सही स्थिति बन सके। तो अब देखिए हम बात करते हैं, ये तो छोटे बच्चों की बात थी। अब यहाँ पर आ गया है पूर्ण संख्या, क्योंकि आप लोग जो तैयारी कर रहे हो 1 to 5 के लिए ही कर रहे हैं, तो इसलिए इसको थोड़ा बता दिए। तो बात आती है पूर्ण संख्या क्या होता है, होल नंबर क्या होता है। देखिए होल नंबर होता है क्या, शून्य सहित सभी धन पूर्णांक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी शून्य सहित जो अभी आप प्राकृतिक संख्या में पढ़े थे, प्राकृतिक संख्या में आप क्या पढ़े थे, प्राकृतिक संख्या में आप यही पढ़े थे ना, तो ये एक से लेके
एक, दो, तीन, चार, ऐसे लेके सभी गणन संख्याएं जो थी वो हमारी प्राकृतिक संख्या थी। लेकिन पूर्ण संख्या में थोड़ा सा अंतर क्या हो गया कि पूर्ण संख्या में पहले जीरो से स्टार्ट होगा। जीरो, एक, दो, तीन, चार। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये धन पूर्णांक को ध्यान रखिएगा। ये धन पूर्णांक ध्यान रखिएगा। शून्य से यानी जीरो से लेकर के सभी धन पूर्णांक संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या कहते हैं। इसमें माइनस नहीं आना चाहिए पूर्ण संख्या में। तो होल नंबर हमारा यहाँ से एग्जाम्पल में भी देखा गया है, जीरो है, एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, सभी गणन संख्याएं। चीजें बिल्कुल प्राकृतिक संख्या जैसी ही है, बस इसमें अंतर ये हो गया, इसमें जीरो आ गया है। और प्राकृतिक संख्या में क्या था? जीरो नहीं आया था। तो ध्यान रखिएगा कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर जीरो से ही हो रहा है। तो कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं? या कभी ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है? तो आपका जवाब क्या होगा उसको सोच लीजिए। अब इस डेफिनेशन से आप समझ सकते हैं कि पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या समाहित है। देखिए, पूर्ण संख्या में ये हमारी प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है? बिल्कुल है। अच्छा, अलग से आया कौन? जीरो आया है। तो अब आपको इससे आइडिया लग गया होगा कि पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है, लेकिन प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। देखिए, अच्छा एक चीज आप लोग भी पढ़े होंगे, इंटर में मैथ में पढ़े होंगे। थोड़ा सा ये ज्यादा आगे हो रहा है। तो इंटर में आप लोग पढ़े होंगे, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स पढ़े होंगे। उस मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स में भी सेम यही कंडीशन था कि क्या प्रत्येक मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स हो सकता है या प्रत्येक डिटर्मिनेंट्स मैट्रिक्स हो सकता है। वहाँ आव्यूह और आप पढ़े होंगे, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स पढ़े होंगे, सारणी और आव्यूह पढ़े होंगे। तो हम उसमें बात करते थे, वहाँ एक क्वेश्चन भी बनता था कि क्या प्रत्येक डिटर्मिनेंट्स या प्रत्येक सारणी आव्यूह हो सकता है या प्रत्येक आव्यूह सारणी हो सकता है। तो हम बिल्कुल कहते थे कि प्रत्येक सारणी हमारा आव्यूह हो सकता है, लेकिन प्रत्येक आव्यूह हमारा सारणी नहीं हो सकता। तो सेम प्रोसीजर यहाँ पे वही है कि हमारा जो प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या हो सकता है। क्या ऐसा है? तो यहाँ इस परिभाषा से क्लियर आपको पता चल रहा है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन क्या पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकता है? नहीं। अंतर क्या हुआ? पूर्ण संख्या में जीरो आ गया, जबकि प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं था, इसलिए वो नहीं हो रहा है। तो यहाँ हम नोट पॉइंट में इस चीज को हमने इंपॉर्टेंट बेस में रख भी दिया है। पहला नोट पॉइंट ये है कि शून्य सबसे छोटी पूर्णांक संख्या है। शून्य हमारी क्या है? सबसे छोटी पूर्णांक संख्या है। पूर्ण सॉरी, पूर्णांक नहीं, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। माफ करिएगा। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। इस चीज को ध्यान रखिए। अभी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या थी? एक थी। लेकिन अगर सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछेगा तो क्या होगा? सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो होगी। इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए। आप इसको नोट पॉइंट कर लीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा। और दूसरा है सभी, यहाँ पे वही चीज लिखा गया है जो हम बताएं अभी, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। यानी सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती, किंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जीरो प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं आता, इसलिए नहीं होता है। ठीक, तो इसको आप एक बार समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। यहाँ पे बहुत सही पॉइंट वाइज करके आपको दिया गया है, नोट पॉइंट लिखाया गया है कि नोट पॉइंट वही चीजें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट बेस में करके लिखा दिया गया है, नोट करके लिखा दिया गया है। इसको आप ध्यान दीजिएगा, हाईलाइट करिएगा। अब अगला देखिए आता है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी जितने भी आपको इसमें पॉइंट पढ़ाए जाएंगे सब एग्जाम बेस के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है। अब इसमें आता है परवर्ती संख्या। खूब सुने होंगे आप, परवर्ती, उत्तरवर्ती, अनुवर्ती। और आप पिछला पेपर आप उठा के देख लीजिएगा, 1 2 3 साल का, उसमें अवश्य कोई ना कोई पूछा गया है। पूर्ववर्ती पूछा है या परवर्ती पूछा है, अनुवर्ती पूछा है, उत्तरवर्ती पूछा है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं परवर्ती संख्या क्या होती है। तो यहाँ लिखा गया है, एक मिनट, यहाँ
देखिए, यहाँ लिखा गया है किसी संख्या में एक जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्व संख्या की परवर्ती संख्या कहलाती है। यानी किसी संख्या में एक जोड़ने पर, सपोज दैट, जैसे एग्जाम्पल अगर हम पूछे पांच का बताइए, पांच का परवर्ती संख्या क्या होगा, तो पांच का परवर्ती संख्या क्या होगा, इसमें एक आप जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, छह। पांच का परवर्ती संख्या कितना हो गया, छह हो गया। तो अब ये जो छह है ये किसका परवर्ती है, पांच का, पहले वाली संख्या का परवर्ती है। तो जो जिसका भी पूछे, जैसे अगर मान लीजिए 42 का पूछे, 42 का बताइए, 42 का परवर्ती संख्या क्या होगा, तो 42 में आप एक जोड़िएगा या एक संख्या आगे बढ़ जाइएगा, तो क्या आ जाएगा, 43 आ जाएगा, 43 आ जाएगा। अब 43 किसका परवर्ती है, 43 42 का परवर्ती है। तो ये चीज होगी। अच्छा, एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर हमने यहाँ नोट पॉइंट लिख दिया, हमने जो भी एग्जाम में पूछा गया है उस चीज को हमने यहाँ आपको नोट डाउन कर दिया है, ताकि आपको दिक्कत ना हो उस चीज को देखने में। तो परवर्ती संख्या को उत्तरवर्ती व अनुवर्ती संख्या भी कहते हैं। जितना से ज्यादा मैं कहूँ उतना ज्यादा से ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है। मतलब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उत्तरवर्ती कभी पूछ लेता है, कभी अनुवर्ती पूछ लेता है, बच्चे सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि उत्तरवर्ती में कभी घटा देंगे, अनुवर्ती में कभी बढ़ा देंगे। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा कि परवर्ती, इधर देखिए, परवर्ती, परवर्ती, उत्तरवर्ती और अनुवर्ती, अनुवर्ती, ये तीनों हमारी क्या है, एक ही है। चाहे वो परवर्ती पूछे, चाहे उत्तरवर्ती पूछे, चाहे अनुवर्ती पूछे, तीनों एक ही है। और तीनों जिसका पूछेगा उसमें एक जोड़ करके आप बताइएगा। अगर 44 का पूछे 44 का उत्तरवर्ती बताइए, तो 44 का उत्तरवर्ती एक आगे बढ़ जाइएगा, क्या हो जाएगा, 44 से 45। 99 पूछे तो 100 हो जाएगा। मतलब एक आगे बढ़ना है, जो कि यहाँ पे आपको बिल्कुल सिंपल वेस में लिखा दिया है, किसी संख्या में एक जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्व संख्या की परवर्ती संख्या कहलाती है। तो ये हमारे हो गई परवर्ती संख्या। परवर्ती संख्या के अन्य नामों से जानते हैं, उत्तरवर्ती, अनुवर्ती भी कहते हैं। दाईं ओर की संख्या परवर्ती संख्या होती है। यानी दाईं ओर की संख्या अगर हम एक आगे बढ़ जाएंगे तो वही हमारा, जैसे एक बढ़ गए तो हमें वो हमारी क्या हो जाएगी, परवर्ती मिल जाएगी। जैसे चार क्या हो गया, चार का अगर हम पूछे परवर्ती, उत्तरवर्ती, अनुवर्ती पूछे तो क्या बताएंगे, अब चार का पांच हो जाएगा। बिल्कुल, ये हो जाएगा। तो आप इसको देख लीजिए। फिर उसके बाद आता है पूर्ववर्ती। अब देखिए, जस्ट उसका अपोजिट हो, किसका, परवर्ती का, उत्तरवर्ती का, अनुवर्ती का। परवर्ती, उत्तरवर्ती, अनुवर्ती, इन तीनों का जस्ट अपोजिट आपका क्या आता है, सॉरी, पूर्ववर्ती आ जाता है, पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या क्या होता है, इसी संख्या में एक घटाने पर, इसी संख्या में एक घटाने पर, अर्थात इसी प्राकृतिक संख्या से ठीक पहले की प्राकृतिक संख्या उसकी पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। यानी अगर आपसे एग्जाम्पल में कह दिया जाए ऐसे कि हम पूछ लें पांच का बताइए, पांच का अगर पूछें कि पांच का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा, तो आप इसमें एक माइनस करिएगा। अभी आप अनुवर्ती जो चल रहा था, इसके पहले देखिए, ये उत्तरवर्ती और अनुवर्ती जो चल रहा था और परवर्ती चल रहा था, उसमें आप एक जोड़ रहे थे, लेकिन पूर्ववर्ती में आप एक घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, चार आ जाएगा। 62 का अगर पूछे कि पूर्ववर्ती बताओ तो क्या बताएंगे, 61 होगा। अगर मान चलिए 89 का पूछे क्या होगा, तो माइनस एक करिए और कितना हो जाएगा, 88। 88 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पूर्ववर्ती हो गया। 89 का पूर्ववर्ती पूछ ले तो आप 88 बताएंगे, 62 का पूर्ववर्ती पूछ ले तो आप 61 बताएंगे। ये हमारा पूर्ववर्ती हुआ। तो इसको आप, मैं जितना कहूँ उतना ही कम है, कितना इम्पोर्टेंट ये है। ये आप परवर्ती, उत्तरवर्ती, अनुवर्ती, पूर्ववर्ती, ये सब आप देख लीजिएगा किसका कौन सा नाम है। ये मेन एक चीज क्लियर करिएगा, परवर्ती को उत्तरवर्ती और अनुवर्ती भी कहते हैं।
ठीक, चलिए आगे। अब हम आते हैं पूर्णांक संख्या। हमारा इंटीजर्स नंबर क्या होता है उसको देखते हैं। देखिए पूर्णांक संख्या क्या होता है। सभी ऋण पूर्णांकों सभी ऋण पूर्णांकों शून्य शून्य तथा धन पूर्णांकों, यानी क्या क्या, ऋण पूर्णांक, ऋण, शून्य और धन पूर्णांकों का समूह क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। इसको आई से प्रदर्शित करते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, आई से प्रदर्शित करते हैं। आई इक्वल टू -4 -3 -2 -1 जीरो। देखिए एक चीज और इम्पोर्टेंट है, जीरो ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। ये केवल एक पूर्णांक है बस, ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। अगर हम इधर की बात करें, जो निगेटिव लगे हैं, माइनस चिन्ह लगे हैं, इन सबको हम क्या बोल देंगे, ये सब हमारे क्या हैं, ऋण पूर्णांक हैं, ये सब हमारे ऋण पूर्णांक में आएंगे। और ये जो जिसमें निगेटिव नहीं लगा है, माइनस चिन्ह नहीं लगा है, ये वाले ये सब पॉइंट हमारे क्या हो जाएंगे, ये धन पूर्णांक हो जाएंगे। ठीक, ये हमारे धन पूर्णांक हो जाएंगे। तो आपसे पूछ लेगा, अब यहीं से क्वेश्चन बनेगा कि जीरो पूर्णांक है, पहला ऑप्शन देगा धन पूर्णांक है, दूसरा ऑप्शन दे देगा ऋण पूर्णांक है, तीसरा ऑप्शन दे देगा पूर्णांक है, चौथा ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है, ना ही धन है ना ही ऋण है ना ये सीधा एक पूर्णांक कहलाता है बस। ऋण एक पूर्णांक है। ठीक, ये हमारा इंटीग्रेशन नंबर होता है। अब हम पूर्णांक के बारे में पढ़ लेंगे कि पूर्णांक हमारे कौन कौन होते हैं। अब यहाँ देखिए आ गया पूर्णांक। ठीक, तो ये पूर्णांक हमारा है। देखिए पूर्णांक संख्या इंटीजर्स नंबर में एक होता है धन पूर्णांक पढ़ेंगे हम, और एक हम क्या पढ़ेंगे, ऋण पूर्णांक पढ़ेंगे। तो धन पूर्णांक क्या होता है और ऋण पूर्णांक क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, सभी प्राकृतिक संख्या धन पूर्णांक कहलाती है। यानी जिसमें ऋण ना लगा हो, जितनी भी प्राकृतिक संख्या होंगी, अब आपको प्राकृतिक संख्या तो पता ही होगा कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या आपको पता है अच्छे से कि सभी गणन की संख्या है वो भी कहाँ से स्टार्ट होती है, एक दो तीन चार, ऐसे से कहाँ तक, गणन संख्याएं तक जितने आप गणना कर लें वो सब हमारी क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। इसमें जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो अगर रहेगा तो ये प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, तब वो होल नंबर हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो देखिए सभी प्राकृतिक संख्या धन पूर्णांक कहलाती है। जैसे इसको आई पॉजिटिव से प्रदर्शित करते हैं, जैसे एक दो तीन चार, कहाँ तक, इन्फिनाइट तक लेके चला गया। इसमें क्या आपको कहीं जीरो दिखा, नहीं दिखा। क्या आपको कहीं ऋण दिखा, नहीं दिखा। तो ये हमारा धन पूर्णांक होगा। सीधा सीधा बिल्कुल सिंपल सा डेफिनेशन है, सभी प्राकृतिक संख्या धन पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक, वो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में दे दिया गया है। अगला आप देखिए यहाँ पे ऋण पूर्णांक। अब ऋण पूर्णांक निगेटिव इंटीजर्स में क्या होता है, सभी ऋणात्मक संख्याएं ऋण पूर्णांक कहलाती हैं। देखिए ना तो धनात्मक संख्या में जीरो था और ना ही ऋणात्मक संख्या में जीरो है। यानी धनात्मक वाले में पॉजिटिव वाला नंबर से स्टार्ट था, एक दो तीन चार जो प्राकृतिक संख्या थी, और इसमें भी क्या होगा, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या -1 -2 -3 से स्टार्ट होगा। ये हमारा ऋण पूर्णांक हो जाएगा। ठीक, ये हो गया नोट पॉइंट। फिर हमने वही चीज हमने लिख रखा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे नोट पॉइंट आपको दे दिया गया है कि शून्य ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, शून्य ना ही धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। ठीक, ये हुआ। तो इसको अच्छे से आप देखिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा ये क्वेश्चन पूछते हैं ऑब्जेक्टिव में ही पूछते हैं, ना तो अति लघु उत्तरी पूछेंगे ना तो लघु उत्तरी पूछेंगे। क्योंकि आपके एग्जाम में तीन तरह के क्वेश्चन बनता है। आप फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम दे ही चुके होंगे, आपको अच्छे से पता हो गया होगा कि 25 नंबर का होता है और तीन टाइप से क्वेश्चन पूछता है। टाइप्स कौन कौन सा, एक ऑब्जेक्टिव रहता है, बहुविकल्पी रहता है, अति लघु उत्तरी रहता है, और क्या होता है, लघु उत्तरी होता है। ठीक, इस टाइप से पूछता है। तो ये जो क्वेश्चन पूछते हैं ये ज्यादा से ज्यादा आपके क्या होते हैं,
बहुविकल्पी भी पूछेंगे। अगर बहुविकल्पी में पूछेगा तब भी एक नंबर का रहेगा, और अतिलघु उत्तर में पूछेगा तब भी एक नंबर का रहेगा। तो हमारे लिए बहुविकल्पी ज्यादा अच्छा है। अगर वो बहुविकल्पी पूछ रहा है तो प्लस है, इसमें ऑप्शन दिया रहता है। तो ये सब जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शून्य क्या है, धन पूर्णांक है, ऋण पूर्णांक है, हाँ, तो ये चीजें क्या है, बहुविकल्पी में ही पूछेगा। अब हम देखते हैं संख्याओं के प्रकार। देखिए, संख्या मुख्यतः 12 प्रकार की होती है। इसी चीज को हम इस चैप्टर में सबसे पहले कवर करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम इसको कवर करेंगे कि संख्या कितने प्रकार की होती है, 12 प्रकार की। अब इन संख्याओं में 12 प्रकार की जो संख्या होती है, उसको आइए हम आपको दिखा देते हैं, देख लेते हैं। जो हमारी 12 प्रकार की संख्या है क्या वो चीजें। ठीक, इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा। जो हमारी संख्या है 12 प्रकार की, इसको हम देख लेते हैं। चलिए, इधर देखते हैं। देखिए, 12 प्रकार की जो हमारी संख्या है, वो कौन कौन सी है और क्या क्या है, कैसे इसको हम पढ़ेंगे। 12 प्रकार की हमारी संख्या है। संख्या है, सबसे पहला क्या है, पहला देख लीजिए। जैसे पहला हुआ आपका नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। पहला है प्राकृतिक संख्या। ठीक, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, तो अभी आपको पढ़ा दिया गया है। ये प्राकृतिक संख्या हमारी क्या होती है, ये चीजें आपको पढ़ा दी गई है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, इसको पढ़ाया है। तो जो प्राकृतिक संख्या है, इसके पहले ही बता दिया गया था कि गिनने के लिए प्रयुक्त होने वाली संख्या, गिनने के लिए, गिनने के लिए प्रयुक्त होने वाली संख्या जो हमारी होती है वो प्राकृतिक संख्या होती है। वो कहाँ से स्टार्ट होती है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, ऐसे लेके कहाँ तक जाती है, ये अनंत तक चली जाती है। ये हमारी क्या हो जाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। दूसरा हमारा क्या हो जाता है, दूसरे की अगर हम बात कर लें तो दूसरा हमारा हो जाएगा पूर्ण संख्या हो जाएगा, जो कि अभी पढ़ाया जा चुका है। क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या, होल नंबर, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्या हो जाता है कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में इतना ही अंतर है, इसमें जीरो अलग से आ जाता है। शून्य की अवधारणा जो बताया तभी, इसमें जीरो अलग से आ जाएगा। जीरो होगा, एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा। यानी सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती। ठीक, इस चीज को ध्यान रखिए। ये हमारी पूर्ण संख्या हो गई। और फिर तीसरा क्या है, तीसरा की बात होती है पूर्णांक संख्या, जो कि कुछ चीजें अभी पढ़ाई जा चुकी हैं, पहले ही पढ़ा दिया गया है। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या में बताया गया है, अभी आपको यहाँ पढ़ाया गया है। देखिए, ये पूर्णांक संख्या है, ये आपको पढ़ा दिया गया है। ये है पूर्णांक संख्या। ये सभी सभी ऋण पूर्णांक, शून्य तथा धन पूर्णांकों के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं या पूर्णांक कहलाती है। ठीक है, तो ये पूर्णांक संख्या भी पढ़ा दिए हैं। पूर्णांक संख्या आपकी दो प्रकार की होती है, बताया गया है कि ये हमारी दो प्रकार की होती है। मुख्यतः हमारी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक होता है धन पूर्णांक, एक हमारा क्या होता है, धन पूर्णांक होता है, और एक क्या होता है, ऋण पूर्णांक होता है। ठीक, ये ऋण पूर्णांक हो जाता है। उसके बाद चौथा नंबर, चौथे नंबर पे आप मान हो जाएगा आपका, हो गया प्राकृतिक, हो गया पूर्ण, हो गया पूर्णांक, हो गया और परिमेय संख्या, इरेशनल परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या भी आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े ही होंगे, जिसे हम पी बटा क्यू के रूप में क्या कर सकते हैं, पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, कर सकते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। लेकिन एक चीज यहाँ, एक कंडीशन और है, क्यू इज नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्यू इज नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए, अदरवाइज ये हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। क्योंकि अगर जीरो के बराबर हो गया, सपोज दैट अगर हम p का मान एक रखें और q का मान जीरो रख दें, तो जीरो में जब एक से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा,
बोलिए, इनफाइनाइट बार जाएगा नहीं जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट बार चला जाएगा, क्योंकि जीरो में एक से भाग देते रहिए, कटेगा ही नहीं वो। जीरो एक का जीरो, फिर एक आया, फिर जीरो एक का जीरो, फिर एक आया, यानी ये एक 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 ऐसे आता रहेगा, ये इनफाइनाइट बार चला जाएगा। इसलिए यहाँ बता दिया जाता है क्यू इज नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए। क्यू की जो वैल्यू होनी चाहिए वो जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज अगर जीरो के बराबर हो गई, यानी जीरो हो गई, तो वो हमारा परिमेय संख्या नहीं रह जाएगा। ठीक। उसके बाद आपका आ जाता है, पांचवें में आ जाता है आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये हमारा हो गया अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या है वही संख्या है जिसे हम पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, जिसे हम पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक, नहीं लिख सकते, वो हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। वैसे फिलहाल यहाँ आपको सारी चीजें दी गई हैं, हमने, ये देखिए, चलिए यहाँ हम देख लेते हैं कि ये मुख्यतः 12 प्रकार की होती हैं। पहला क्या है, प्राकृतिक संख्या है। दूसरा क्या है, पूर्ण संख्या है। तीसरा क्या है, पूर्णांक है। चौथा क्या है, परिमेय संख्या है। और पांचवा क्या है, अपरिमेय संख्या है। छठवां सम संख्या है। सातवां विषम संख्या है। आठवां वास्तविक संख्या। नौवां काल्पनिक संख्या। 10वां अभाज्य संख्या। 11वां क्या है, 11 नंबर क्या है, अभाज्य संख्या। और 12 नंबर क्या है, सहअभाज्य संख्या। ये बहुत सारी चीजें आप जानते होंगे। परिमेय संख्या हमने यहाँ इसको आपको बता दिया, जिसे पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, बट क्यू इज नॉट इक्वल जीरो। और अपरिमेय संख्या में क्या होता है, जिसे हम पी बटा क्यू के रूप में न लिख सकें, वो हमारा अपरिमेय संख्या होता है। सम संख्या क्या होता है, वे संख्या है जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो हमारी क्या कहलाती है, दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए, क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो हमारी क्या कहलाएगी, सम संख्या कहलाएगी। देखिए, इसको आपको नोट्स प्रोवाइड कराने के लिए ये सारी चीजें हम आपको पीडीएफ में यहाँ दिखा देते हैं, नोट्स बना के आपको दे दिया जाता है, जिससे आपको आसानी हो, पढ़ने में आसानी हो। अदरवाइज ऐसे हम लिखेंगे बहुत समय भी लगेगा, और आपको समझाने में दिक्कत भी होगी। और यहाँ लिखा रहेगा तो नोट डाउन रहेगा, आप सीधा सीधा उसको देखिए, मैं उसको समझा देता हूँ। ठीक है। तो सम संख्या में क्या होता है कि जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो हमारी क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। और दोस्तों, विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्या है वे संख्या है जो दो से पूरी तरीके से विभाजित ना हो, दो से पूरी तरीके से विभाजित ना हो। अगर पूछ रहे हैं सबसे छोटी सम संख्या क्या है, या सबसे छोटी विषम संख्या है, क्या है, तो सम संख्या वे संख्या है जो दो से पूरी तरीके से विभाजित हो। दो सबसे छोटी दो ही हो जाएगी, क्योंकि दो का दो में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, पूरी तरीके से कट जाएगा। उ- उसके बाद दो के बाद क्या आएगा, चार आएगा, क्योंकि चार में हम जब भाग देंगे दो से भाग देंगे, दो दूनी चार, कितनी बार गया, दो बार, और ये पूरी तरीके से क्या हो गया, विभाजित हो गया। अगर हम पांच में दो से भाग देंगे तो क्या ये कटेगा, दो दूनी चार, पांच में से चार गए एक, ये नहीं कटेगा, इसलिए हमारी पांच क्या है, विषम संख्या है। पांच क्या है, विषम संख्या। तो विषम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो दो से पूरी तरीके से विभाजित नहीं होती है। वास्तविक संख्या, अब देखिए वास्तविक संख्या क्या हो जाती है, तो वास्तविक संख्या आपको बताया नहीं गया है अभी। तो देखिए इसमें आगे आपको दिखाया गया है कि वास्तविक संख्याएं हमारी क्या होती हैं। तो सभी जो परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जो हमारी सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं होती है वो हमारी क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद आता है काल्पनिक संख्या। यानी वास्तविक संख्या में क्या है कि परिमेय भी होना चाहिए, अपरिमेय भी होना चाहिए, जैसे दो है, हाँ, और -5 हो जाए, 3/4 हो जाए, समथिंग, ये सब हमारी क्या होती हैं, रियल नंबर होती हैं, वास्तविक संख्या, जिसके साथ आई न लगा हो। जैसे देखिए, ये अब हम अगली बात करते हैं काल्पनिक संख्या की, किसकी, काल्पनिक, ये हम बात कर लेते हैं काल्पनिक संख्या। तो ये काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं हो जाती हैं जिसके साथ आई लग जाता है, इमेजिनरी नंबर लग जाता है, वो हमारी क्या होती है, काल्पनिक संख्या। जैसे आप आगे क्लास में पढ़े होंगे, 5i, 5i, 7i, ये हमारे सब क्या है, एक काल्पनिक संख्या है। फिलहाल ये आपका पूछा नहीं जाएगा, आपके सिलेबस में है नहीं, दे दिया गया है, बट ये पूछा नहीं जाता है। लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं, काल्पनिक संख्या वे संख्या होती है जिसके साथ इमेजिनरी नंबर का जुड़ाव हो जाता है, लग जाता है, आई लग जाता है। आई का मान माइनस रूट में एक होता है, आई की वैल्यू जो होती है माइनस रूट में एक होती है। ये इंटर में था, एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, उसमें दिया हुआ था।
यस, कॉन्जुगेट नंबर्स और सम्मिश्र संख्याएं थी और संयुग्मी संख्याएं थी, वहाँ ये चीजें थी। तो इस चीज से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ये सिलेबस का नहीं है फिलहाल, लेकिन ये संख्याओं में आ जाता है, इतना जानना जरूरी है। अब उसके बाद क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, ये सारी चीजें आपको अभी आगे दिख जाएंगी, मिल जाएंगी। तो इसको आप देख लीजिएगा। और अभाज्य संख्याएं आपको पता होगा कि क्या होता है। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक से तथा एक अथवा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे। जैसे अगर हम बात कर लें तीन की, तो तीन क्या है, सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या पूछ ली जाए तो कौन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी दो है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो है। यानी वे संख्या है जिसके केवल और केवल दो गुणनखंड हो, उससे ज्यादा गुणनखंड ना हो। जैसे दो की बात हम करें तो दो एक से कटेगा और स्वयं संख्या दो से कटेगा, बस। तीन की बात करें, तीन एक से कटेगा और किससे कटेगा, स्वयं की संख्या तीन से कटेगा। ये इसलिए ये हमारी अभाज्य संख्या है ना। अगर हम चार की बात कर लें, क्या हम चेक करें क्या चार हमारी अभाज्य संख्या है, यहाँ देख लीजिए, क्या चार हमारी अभाज्य संख्या है। तो देखिए चार किस किस से कटेगा, एक तो ये एक से कट जाएगा, और एक ये दो से कट जाएगा, और एक खुद ये चार से कट जाएगा। तो हमने भाज्य और अभाज्य अभाज्य संख्या की हमने परिभाषा क्या बताया, कि वे संख्याएं जिसके केवल दो गुणनखंड हों, वे संख्याएं जिसके केवल दो गुणनखंड हो, वो हमारी अभाज्य संख्या कहलाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए दो नहीं, तीन हो जा रहे हैं। क्या हो गए, तीन हो गए, ये तीन हो गए, इसलिए ये हमारी क्या है, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या हो गई, सॉरी। ये हमारी क्या हो गई, भाज्य संख्या। तो इस चीज को हम देख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखाया गया है, परिमेय संख्या एक एक करके हम बताए हैं। देखिए तीन तक आपको पढ़ा जा चुका है आगे ही। हम आपका प्राकृतिक संख्या पहले ही बता दिए हैं, पूर्ण संख्या बता दिए हैं, पूर्णांक बता दिए हैं, जो कि ये यहाँ पर है। देखिए प्राकृतिक संख्या कहाँ है, ये है, देखिए ये प्राकृतिक संख्या हम बता दिए हैं आपको। उसके बाद प्राकृतिक हो गया, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक हो गया, और यहाँ पे पूर्ण संख्या भी है। देखिए ये पूर्ण संख्या भी बता दिया गया, दो हो गया, और एक आपका पूर्णांक संख्या हो गया। तो ये चीजें बता दी गई है, इसलिए हम एक ये पढ़ चुके हैं, एक ये पढ़ चुके हैं, एक ये पढ़ चुके हैं। अब हम परिमेय संख्या से यहाँ बात करेंगे। तो परिमेय संख्या देखिए यहाँ, वे संख्या है जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके, परिमेय संख्या कहलाती है। जहाँ पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है। ये क्या है, पूर्णांक है। जरूरी नहीं है कोई धन पूर्णांक है कि ऋण पूर्णांक है, पूर्णांक है। ठीक है, क्योंकि इसमें धन और ऋण दोनों आ जाता है। तो लेकिन ये कि यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है, जहाँ पे क्यू इज नॉट इक्वल जीरो, जो कि अभी हमने बताया था। तो आर इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है, क्यू इज नॉट इक्वल जीरो। इसको रेशनल नंबर आई आर से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए आर लिखते हैं। मझला कोष्टक फाइव, थ्री बाई टू, 1.53, ये सब हमारे क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। ठीक। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी आ जाता है, नोट पॉइंट में ये लिखाया गया है। नोट पॉइंट में यहाँ देखिए लिखा है कि सभी पूर्णांक संख्याएं, चाहे वह धनात्मक पूर्णांक हो, चाहे वह क्या हो, धनात्मक पूर्णांक हो, यानी चाहे वह धनात्मक पूर्णांक हो या ऋणात्मक पूर्णांक हो या शून्य हो, परिमेय संख्या कहलाती है। बस ये, बट इतना ध्यान रहे, अगर वो पी बटा क्यू के रूप में है, अगर वो पी बटा क्यू के रूप में है, तो क्यू इज नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए, क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, है ना। तो सभी, चाहे वो धनात्मक पूर्णांक हो, चाहे ऋणात्मक पूर्णांक हो, चाहे शून्य हो, सब क्या होगा, परिमेय संख्या कहलाएगी। दूसरे पॉइंट लिखा है जीरो बटा एक भी परिमेय संख्या है, लेकिन अगर हम आपसे कह दें एक बटा जीरो, तब गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए जीरो बटा एक भी हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। अब आता है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में क्या होता है, ऐसी संख्याएं जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। यानी जिसे हम पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, जिसे हम पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, वो हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ऐसे भी कह सकते हैं जो परिमेय संख्या नहीं है, वो हमारी क्या हो जाती है, अपरिमेय संख्या हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए यहाँ लिखा है, एग्जाम्पल के तौर पे ये है कि इरेशनल नंबर आई से प्रदर्शित करते हैं, महिला कोष्टक में अंडर रूट टू, अंडर रूट थ्री, अंडर रूट फाइव, अंडर रूट सेवन और
पाई। पाई की वैल्यू जानते हैं, पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। ये, लेकिन अगर इसको लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। ध्यान रहे इस चीज का। पाई हमारी क्या है? पाई हमारी अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये चीज हो गया। अब बात आती है वास्तविक संख्या, रियल नंबर की। कि रियल नंबर क्या होता है, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। यानी वास्तविक संख्या रियल नंबर वो संख्या होती है जिसमें परिमेय भी हो अपरिमेय संख्या भी हो, वो सब हमारी क्या कहलाएंगी? रियल नंबर कहलाएंगी। जैसे देखिए ये परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, हाँ, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या यहाँ आ गया। यहाँ क्या आ गया? अपरिमेय संख्या आ गया, अपरिमेय संख्या आ गया। तो यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है दोनों क्या होती है हमारी? वास्तविक संख्या होती है। तो रियल नंबर वो नंबर होता है जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों संख्याएं हो, वो हमारी क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाती है। तो ये आज का क्लास ना रहा। इसके बाद हम कहाँ तक पढ़े हैं? अपरिमेय संख्या तक पढ़े हैं। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से पढ़ लेंगे, सम संख्या से पढ़ लेंगे। सम संख्या, विषम संख्या, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, आभास संख्या। ठीक है, इस चीज को हम देख लेंगे। तो देखिए, अब यहाँ से आपका सारा चैप्टर, वैसे मैथ का सारा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सब चार जो चैप्टर चल रहा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। और आप बिल्कुल क्लास में बने रहिएगा। जो भी कहीं कोई भी क्वेरी होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, आप कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल बिंदास। और आप लग जाइए। मे भी संभवतः ऐसा पता चल रहा है कि आपका पेपर दिसंबर में ही होगा। तो अब हमको तो नहीं लगता है कि ज्यादा समय है, क्योंकि आज ये अक्टूबर खत्म होने वाला है। बस एक नवंबर महीना है। नवंबर आपके पास बचा हुआ है। और दिसंबर में संभवतः कब हो जाए, मिड के दिसंबर में हो या लास्ट के दिसंबर में हो, ये चीजें क्लियर नहीं है। क्लियर हो जाएंगी। तो आप बिल्कुल लग जाइए। और इस बार कोशिश करिए मैथ में किसी का भी बैक ना लगे। बिल्कुल। आप लगे रहेंगे, चैनल में जुड़े रहिए। कहीं भी कोई दिक्कत हो, आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल का नाम है, आपको पता है, टीएसपी क्लासेस है। बाकी और सारी क्लासेस आपको मिल रही हैं, शिवानी मैम के द्वारा प्रोवाइड हो जा रही हैं, दे दिया रहा है, क्लास चल रहा है। तो आप सारी क्लास को देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अगले क्लास में। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों को अपने शेयर कर दें जिससे वो भी सब्सक्राइब कर दें। चैनल को लाइक कर लीजिए। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। ओके बाय। थैंक यू।